नमस्कार भाइयों बहनों। मैं माँ चामुंडा पाराशरी ज्योतिष केंद्र से रवि प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। अभी मैंने जो पहली वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने अपना शीर्षक लिया था पृथक्ताजनक ग्रहों का प्रभाव। मैंने उसमें बताया था कि किसी भी कुंडली का फलादेश करना है तो उसमें पृथक्ताजनक ग्रहों के प्रभाव की गणना यदि नहीं करेंगे तो अपन फलादेश सही नहीं कर पाएंगे। तो फलादेश गणना सही करने के लिए पृथक्ताजनक ग्रहों की गणना बहुत जरूरी है। और वो ग्रह कौन कौन से? 4 हैं, राहु, शनि, सूर्य और 12th हाउस का स्वामी। ये 4 ग्रह पृथक्ताजनक होते हैं। ये जिस भी घर में जाते हैं, ऐसे समझो कि इनके सबके पास में पृथकता की या नेगेटिविटी की पुड़िया है एक, और ये जिस भाव में जाते हैं उस भाव को अपना दुष्प्रभाव या नेगेटिविटी दे देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने उस दिन कहा था कि मैं इसके उदाहरण दूंगा आपको। उदाहरण के लिए मैंने एक कुंडली निकाली है। ये मेरे कोई परिचित हैं, मित्र हैं, उनका बर्थ है सन 70 का 8/2/70। टाइम है 10:40 का सुबह का। एमपी का इनका बर्थ है। इनकी ये कुंडली है। ये कुंडली है इनके 7वें घर में गुरु बैठा है, 10वें घर में सूर्य बैठा है, 11वें में राहु है। अच्छा, इनकी जो अभी जो जिंदगी है चल रही है, ये करीब 50 साल के हैं। तो इनकी एक शादी हो चुकी है और वो शादी होकर टूट गई। अभी दूसरी शादी करी है, उनके 2 बच्चे हैं। आय के मामले में अभी इनकी आय कुछ नहीं है और आय में कमजोर है। पैसे, चूंकि 50 साल की उम्र है तो अपन इसमें ये भी बात करें कि उनके पास पैसा कितना है, इनकी संपत्ति कितनी है। तो इनकी कोई संपत्ति नहीं है। इनके पास खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, माँ बाप से अलग रहते हैं। ये स्थिति है। तो वैसे अपन इस कुंडली को देखें तो 7वें घर में गुरु बैठा है। गुरु नवम का स्वामी होकर गुरु यहाँ बैठा है 7वें घर में। तो क्या कमी है? आदमी का मतलब विवाह टूटना या विवाह का दूसरा विवाह होना, उसका तो कोई कारण ही नहीं है। 7वां घर तो बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह बैठा है। परंतु नहीं, अपन अच्छा आय की भी कमी है। देखो 10वें घर में सूर्य बैठा है तो राज्य से भी प्राप्ति है। 11वें में राहु बैठा है ना। तो इसकी चूंकि ये क्रूर ग्रह है तो आय भी अच्छी होगी, है ना। पर शुक्र जो है दूसरे घर का स्वामी होके और 10वें घर में बैठा है तो आदमी के पास संपत्ति भी होनी चाहिए। पर देखो स्थिति ऐसी है। तो अब है ना, इसमें क्या है, मैं अपने पृथक्ताजनक ग्रहों के प्रभाव बताता हूँ, क्योंकि इसमें अपन ने अभी एक जनरल कुंडली देखी है। पृथक्ताजनक ग्रहों का प्रभाव अब देखेंगे अपन। तो इस कुंडली में देखो सूर्य बैठा है शनि के घर में 10 नंबर में। तो सूर्य ने अपना दुष्प्रभाव दे दिया शनि को। राहु बैठा है 11 नंबर, ये भी शनि का घर है। तो राहु ने भी अपना प्रभाव दे दिया शनि को। राहु का प्रभाव शनि में चला गया, सूर्य का प्रभाव शनि में चला गया। तो शनि में 2 नेगेटिव प्रभाव आ गए और तीसरा शनि खुद नेगेटिव होता है। तो 3 पृथकता लेके शनि लग्न में आ गया। देखो 1 नंबर में शनि आ गया। तो मतलब मंगल 1 नंबर का स्वामी मंगल है, तो मंगल में 3 दुष्प्रभाव आ गए और मंगल चला गया 12वें नंबर में, मतलब इधर गुरु की राशि में, जो स्वयं पृथकता रखता है। तो इस तरह से गुरु के अंदर 4 पृथकता, जिसमें कि अपन बोले कि सूर्य की, राहु की, शनि की और 12वें घर मतलब गुरु की पृथकता है। और ये गुरु सारी पृथकता लेके 7वें घर में आ गया। अब देखो आप इस पूरे खेल में क्या हुआ कि गुरु यहाँ पृथकता लेके आ गया ना, 4 पृथकता लेके, तो ये 7वां स्थान कमजोर हो गया। इस जातक की शादी लेट हुई तो विवाद हुआ, टूट गई, है ना। ये सब इस गुरु की वजह से है। अच्छा, अब एक चीज देखो आप, इस 7वां घर मतलब शुक्र आय मतलब पैसे का भी स्वामी है। अब चूंकि शुक्र कमजोर हो गया तो इसके पास में धन एकत्र नहीं हुआ, कभी पैसा आया जो खर्च हो गया, इसको अपन ऐसा बोलेंगे। एकत्र होने का भाव है, ये बिल्कुल कमजोर हो गया। अच्छा, आय की जो अपन स्थिति देखें
तो यहाँ जो राहु है, मतलब चूंकि शनि में दो दुष्ट प्रभाव है, इसलिए इसको राजस्व की कोई प्राप्ति नहीं हुई, इसको धन आय में भी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। और विशेष रूप से शनि जो खुद का नेगेटिव प्रभाव, राहु का और सूर्य का तीन नेगेटिव प्रभाव लेके लग्न में आ गया, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव बात आ गई। इसलिए इसका आदमी के स्वास्थ्य में भी कमी रही होगी, इसके स्वभाव में भी कमी रही होगी, हो सकता है कुछ दुर्व्यसन का भी शौक रहा होगा। ये सारी स्थिति इस शनि के यहाँ आने से हुई है। तो अपन ने इस कुंडली में राहु, शनि, सूर्य, गुरु इन चारों के पृथकता भाव की गणना करी, तो इसका फलादेश बिल्कुल स्पष्ट निकल के आ गया, जैसे कि उसकी जिंदगी चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी अपन कुंडली देखें तो कुंडली देखने के लिए अपने को उसके पृथकताजनक ग्रहों के पृथकता की गणना करना जरूरी है। यदि अपन उसकी पृथकताजनक ग्रहों की गणना कर लेंगे तो अपन उसका फलादेश करेंगे, वो बिल्कुल सटीक होगा। और भी कई सारी बातें हैं, पर ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो मेरे को खुद को लगता है कि इसकी लोग गणना नहीं करते हैं, तो जिस वजह से इनके पृथकताजनक ग्रहों की गणना नहीं करते हैं, उस वजह से उनके फलादेश में सत्यता नहीं होती है। मैंने ये उदाहरण कुंडली दी है, और भी मैं कुंडली लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो अपन पृथकताजनक ग्रहों की गणना करते हैं तो इसका प्रभाव ये निकल के आ रहा है, और वैसा का वैसा उस जातक की जिंदगी में घटित होता दिखेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इस पृथकताजनक ग्रहों की गणना करके ही इसकी किसी कुंडली का फलादेश करें, तो कुंडली के फलादेश में सत्यता रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कुंडली लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इसी प्रभाव को और आगे से विवेचन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।